राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, जिसने रातों से जीती है जंग, सूर्य बनकर वही चमकता है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ब्रूस ली ने खुद कहा है कि मुझे उस एक मूव से खतरा है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जिस मूव को किसी व्यक्ति ने 1000 बार उसको प्रैक्टिस किया हो, लेकिन मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जिसने उन 10,000 मूव्स को एक बार यानी कि 10,000 किया। गौतम बुद्ध जी ने अपने शब्दों में खुद कहा है कि लोहे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लोहे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोहा केवल स्वयं से नष्ट हो जाता है जब उसमें खुद की जंग लग जाती है। मतलब हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारा साहस है, उसमें जब तक हमारा साहस बरकरार है हम हारते नहीं हैं, लेकिन जब हमारी हार तब निश्चित होती है जब हम स्वयं हार जाते हैं। जिंदगी में लक्ष्य सही होना चाहिए, जिंदगी में लक्ष्य सही होना चाहिए। नहीं मेहनत तो दीमक भी करते हैं, लेकिन दीमक क्या करते हैं? विनाश करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस, और विज्ञान की शाखाओं के बारे में आपने पढ़ा, विज्ञान के जनक के बारे में पढ़ा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को आप पहले देखें, फिर इस वीडियो को आप देखें। तो इस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि जीवधारियों के लक्षण के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जीवधारी हम कहते किसको हैं, जीवधारी हम कहते किसको हैं, हम इसके पहले बात कर चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर वो सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जो द्रव्य होता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि द्रव्य या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारी पृथ्वी पर, जो यूनिवर्स पर जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वो सभी कुछ मैटर है, द्रव्य है, और इसका निर्माण सूक्ष्म घटकों से मिलकर जो है बना हुआ है। बड़े से बड़ा पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से अणुओं का निर्माण हुआ, पदार्थों का निर्माण हुआ, तत्वों का निर्माण हुआ, यौगिकों का निर्माण हुआ। यहाँ पर आज हमें पढ़ना है जीवधारियों के लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। मीन्स किसके लक्षण पढ़ने हैं? जीवधारियों के लक्षण पढ़ने हैं। तो जीवधारियों के लक्षण पढ़ने के बाद में ही हमें पता चलेगा कि जीवधारी हम इनको क्यों कहते हैं। तो अब इनके जो लक्षण हैं वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हैं, तो हम एक के बाद एक समझेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जीवधारियों का जो पहला लक्षण है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। इस जीवन चक्र को हम लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन भी कहते हैं। जीवन चक्र का मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी जीवधारी हो, वो चाहे छोटे से छोटा पौधा हो या फिर कोई बड़ा जीवधारी हो, उसमें एक निश्चित समय अंतराल, क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो भी जीवधारी हैं वो सभी मॉर्टल हैं, नश्वर हैं। एक निश्चित जीवन काल, एक निश्चित समयावधि के बाद में वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते हैं और फिर जो है वयस्कावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के जीर्णावस्था के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस समय उनका जन्म हुआ और जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जीवन काल जो होता है वो जीवधारियों का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। इसके बाद में हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं जिसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य की खोज प्रोकेंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीवद्रव्य वास्तव में है क्या? जीवद्रव्य जो है जीवधारियों की जो भौतिक आधारशिला है। क्या है? भौतिक
आधारशिला होती हैं। इसमें वो सभी चीजें होती हैं, इसमें वो सभी चीजें होती हैं जो जीवधारी क्या करता है, जीवधारी की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण तथा नियमन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि तीसरा स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है कोशिका। अब देखिए, अगर हम कोशिका की बात करें, जो कोशिका संरचना के आधार पर भी और संख्या के आधार पर भी जीवधारियों को बांटा गया है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक लक्षण पढ़ने हैं कि जो जीव हमें बताता है कि ये जीवधारी हैं। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर देखिए, जो कोशिकीय जो संरचना है, कोई भी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हम देखते हैं वो या तो एक कोशिका का मिलकर बना होगा या फिर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, बड़ी बड़ी कोशिकाएं या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के जीवधारी का निर्माण होता है। मीन्स आप ये आसानी से कह सकते हैं, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोई ऐसा भी जीवधारी नहीं होगा जिसमें कोशिका का निर्माण या कोशिका हमें दिखाई ना देती हो। उसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर अगला लक्षण आपका दिया गया है उपापचय। उपापचय किसको कहते हैं? उपापचय को यहां पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये उपापचय किसको कहते हैं? आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत होता क्या है, फ्रॉम माउथ टू अनस अबाउट जो 8 to 10 मीटर लॉन्ग एक्सपेंडेड होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो पड़ी होती है, उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं और क्या बनता है, जो हम लोग गाजर, मूली, चावल, रोटी, सब्जी जो भी खाते हैं वो ज्यों का त्यों शरीर हमारा नहीं ले पाता है। शरीर क्या करता है, शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, लिपिड चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। उसको जो है चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें नहीं आवश्यक होती, नहीं जरूरत होती है। तो उन्हीं चीजों के निर्माण के लिए, उन्हीं चीजों के निर्माण के लिए दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, दो क्रियाएं चलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म जो होती है और जो एनाबॉलिज्म होती है, ये दोनों मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं उपापचय। यानी कि जो हमारी जैविक क्रिया होती है, इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े जो अणु होते हैं उसमें छोटे छोटे जो है अणुओं में टूटते हैं। ये दोनों क्रियाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटाबॉलिज्म और जो है एनाबॉलिज्म कहते हैं किसको, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कैटाबॉलिज्म है, क्या है, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं और ये वाली इसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आप ये याद रख लीजिए काटना। कैटाबॉलिज्म से क्या याद रख लीजिए, काटना। अब देखेंगे जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल खाया। अब चावल क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं में बटेगा, छोटे छोटे भागों में बटेगा और वो क्या बनाएगा, किसमें किसमें विखंडित होगा, किसमें विखंडित होगा, कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में विखंडित हो जाएगा। तो देखेंगे जो चावल था वो बड़ा पार्टिकल्स था, उसको काट काट के किसमें बदला गया, ग्लूकोज में बदला गया, छोटे छोटे खंडों में बदला गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कैटाबॉलिज्म कहलाएगी। अगर अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आपने दाल खा रखी है, तो जो दाल होगी वो किसमें, अमीनो एसिड में टूटेगी, किसमें टूटेगी, अमीनो एसिड में टूटेगी। अब जो अमीनो एसिड होंगे, या आप NH3 कह लें या अमोनिया कह लें या NH3 कह लें, तो जो NH3 है ये बना कैसे बना, कैटाबॉलिज्म के बाद में। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन का निर्माण करना है, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, जो कैटाबॉलिज्म हुआ। आप यहाँ पर देखिए प्रोटीन का बनना जरूरी है, प्रोटीन को बनाना है। प्रोटीन क्या है, एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो छोटे छोटे अणु क्या होंगे, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलेंगे और क्या बनाएंगे, बड़ा सा अणु बनाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, जोड़ हो गया, जोड़ना हो गया, जुड़ना हो गया, मिलना हो गया। तो मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, और टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए जो आपकी एनाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म आप समझ गए होंगे, इसमें रचना, निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, रचनात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रचनात्मक
क्या कहते हैं, रचनात्मक। इसमें रचना होती मीन्स जैव अणुओं का, जैव मालिक्यूल जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका निर्माण होता है। वो चाहे डीएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे ग्लूकोज हो, इसमें रचना का निर्माण होता है। और इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये विनाशकारी होती हैं। क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो मेगा पार्टिकल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे उनको पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उपापचय आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं श्वसन। अगला कैरेक्टर या फीचर क्या है, श्वसन। अब श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। अब देखिए रेस्पायरेशन जो होता है ये भी तो एक जैविक प्रक्रिया है। रेस्पायरेशन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। जिस किसी भी जीवधारी में अगर रेस्पायरेशन नहीं है तो वो सजीव हो ही नहीं सकता है, वो जीवधारी सजीव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप किसी भी जीवधारी को, विशाल से विशाल हाथी को मिला लीजिए, ब्लू व्हेल को मिला लीजिए, छोटे से छोटे जीवाणु को देख लीजिए, यहाँ तक कि जीवाणु भी, ईस्ट भी, आपके शैवाल भी श्वसन करते हैं। वो चाहे एरोबिक टाइप का हो, चाहे एनारोबिक टाइप का हो, मीन्स वो श्वसन करते हैं। वो चाहे ऑक्सीजन ले या ऑक्सीजन ना ले, लेकिन श्वसन जरूर करते हैं। तो श्वसन जो है एक अहम फैक्टर होता है जीवधारियों का। तो इसलिए आप याद रखें कि कोई भी जीवधारी अगर वो जीवन चक्र है, मतलब जन्म ले रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, तो वो सजीवों का या जीवधारियों का एक अहम लक्षण है। किसी भी कोशिका में, किसी भी जीवधारी के शरीर की जो कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य पाया जा रहा है तो भी वो जीवधारी है। कोशिका का निर्माण यानी कि वो जीवधारी एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है कि बहु कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ये भी एक जीवधारियों का एक अहम लक्षण है। उपापचय, जिसके शरीर में जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही, वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ टूट फूट रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, तो ये भी सजीवों का एक खास लक्षण है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर श्वसन की बात करते हैं। श्वसन क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये एक श्वसन क्रिया होती है। मीन्स रेस्पायरेशन क्या होती है, रेस्पायरेशन दो क्रियाओं, दो चरणों से कंप्लीट होती है। एक तो एक्सहेलन और दूसरा इनहेलन, जिसको हम उच्छ्वसन और निःश्वसन कहते हैं। मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ देना क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं रेस्पायरेशन में कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि अगर पूछा जाए कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांस लेते समय की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जीवधारी की बात कही गई यानी कि समस्त जीवधारी, उसमें पेड़ पौधों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, पेड़ पौधों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। अगर हम पूछते कि जंतु जो होते हैं, कौन जंतु जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं, और या फिर पेड़ पौधे सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, वो कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जब कभी भी कहीं भी पूछा जाए कि चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हैं, अगर बात कह दी गई कि सांस लेने की, तो सांस हमेशा, जो श्वसन की क्रिया पूछी गई, सांस लेने में हमेशा कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस ही ली जाती है। हमारे बहुत सारे बच्चे क्या बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट है, नहीं, इनकम्प्लीट है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि पूछा जाए कि जंतु श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो जंतु यानी कि जितने भी जानवर हैं वो सांस लेते समय कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि पौधे सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। पौधे हो या जंतु हो, बात अगर श्वसन की जाए तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लेते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही ली जाती है सांस लेते समय, तभी तो क्या होगा, भोजन का जारण होता है। और भोजन का जारण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी है, आवश्यक है होना किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो भोजन का जारण नहीं होगा। जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, चाहे हम हो या पौधे हो, जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन का जारण होता है। भोजन का जारण होने के बाद में एनर्जी
रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, श्वसन के उपरांत छोड़ देते हैं। यानी कि कहा जाए जंतु जितने भी होते हैं सांस लेते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, सांस छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछ लिया जाए कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं सांस लेते समय, तो आपको ऑक्सीजन ही बताना है। क्या बताना है, ऑक्सीजन बताना है, O2 बताना है। पूछा जाए कि पौधे कौन सी गैस सांस लेते समय छोड़ते कौन सी हैं, मतलब श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं। श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब वो CO2 छोड़ना चाहे पौधों के द्वारा हो चाहे जंतुओं के द्वारा हो, O2 ली जाती है और CO2 छोड़ दी जाती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि हम लोगों को तो पढ़ाया गया है कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो आंसर बताया जाता था पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। देखिए आपने छोटी क्लास में भले ही पढ़ा हो कि पूछा जाता हो कि जंतु कौन सी गैस लेता है, जंतु कौन सी गैस लेता है, तो ऑक्सीजन आपने पढ़ाया, आपने ऑक्सीजन को पढ़ा है जो कि सही है। लेकिन आपको छोटी क्लास में ये भी पढ़ाया गया हो सकता हो कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो आपको बताया गया हो कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं, जब वो भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ना कि श्वसन में। श्वसन में हमेशा याद रखिए, श्वसन में कभी पूछ लिया जाए, छोटे से जीवाणु का पूछ लिया जाए, बड़े से हाथी का पूछ लिया जाए, बड़ी से मछली का पूछ लिया जाए, जिराफ का पूछ लिया जाए, चाहे जो भी जीवधारी हो, छोटे से छोटा जीवधारी और बड़े से बड़ा जीवधारी, सभी जीवधारी जितने भी जंतु होंगे या पादप होंगे, वो श्वसन करते समय हमेशा कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे। और श्वास लेते समय कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे। और सांस छोड़ना होगा तो कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, तो जो पौधे अपना जब भोजन बनाते हैं, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि श्वसन जो है किस प्रकार हमारे शरीर के लिए या जीवधारियों के लिए जिम्मेदार या एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण है। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा 6 नंबर है जिसे हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। पोषण में क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। समस्त जीवधारी, देखिए जो भी जीवधारी होता है उसको जीवित रहने के लिए उसके शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, और जैविक क्रिया होने के लिए या किसी भी प्रकार की क्रिया होने के लिए ऊर्जा का होना जरूरी होता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ग्लूकोज के जारण से होता है। किसके जारण से होता है, ग्लूकोज के जारण से होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर का जो कोशिकीय ईंधन जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो कहीं ना कहीं से आना चाहिए, ईंधन कहीं ना कहीं से आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं क्या जानवरों को जरूरत होती है, पादपों को नहीं। तो पोषण की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन पेड़ पौधों को भूख नहीं लगती है, जानवरों को भूख लगती है। उसका कारण क्या है, इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए पोषण का मतलब यही होता है कि जीवधारी जो है वातावरण में उपस्थित है तो वातावरण से वो क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन कुछ जीवधारियों में जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखने वाले जीवधारी होते हैं, जिन्हें हम पादप जगत में रखते हैं, पादप वर्ग में रखते हैं, उनके पास में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और मृदा से जल को ऑब्जर्व कर लेती है और अपना भोजन स्वयं बना लेती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो इसीलिए उसको भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में जो भोजन की आवश्यकता है वो पूर्ति कर ली जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। अगर पूछा जाए कि पौधे जो है भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पौधे जब भोजन बना लेते हैं, जो भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना ले, दूसरे पर आश्रित ना हो, तो उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, घोड़ा है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ये अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और जानवर क्या करता है, उन्हीं की पत्तियों को खा करके, उन्हीं के फल को खा करके वो अपना जीवन यापन पूरा करता है। अर्थात कहा जाए
तो जानवर जितने भी होते हैं वो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं या पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक या अगले लक्षण के बारे में बात करें तो विकास की बात करते हैं, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। 6 यहाँ पर 7 नंबर दिया गया है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ। देखिए वृद्धि जो होता है, वृद्धि जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है। वो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सब में वृद्धि होती है। बस फर्क इतना होता है कि जो पौधे होते हैं वो जीवन पर्यंत जो है वृद्धि किया करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जीवन पर्यंत वृद्धि किया करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम लोग क्या करते हैं? इकोसिस्टम को बिगाड़ के रख देते हैं, खिलवाड़ बना के रख देते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं। तो इसीलिए वातावरण भी क्या कहता है? वातावरण कहता है ये हमारे ओरिजिनल फ्रेंड्स हैं। किसको? पौधों को। तो पौधों को कौन सी शक्ति मिल जाती है? कहते हैं ठीक है, अपना जीवन पर्यंत तुम वृद्धि करते रहो, तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो पौधों के पास में मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं, विभाज्य ऊतक जो ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं। और मृत्यु के कुछ समय पहले तक भी वो मृत्यु के कुछ समय पहले तक जो है वो क्या किया करते हैं? वृद्धि किया करते हैं। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है कि निश्चित समय तक ही जो है वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है वो जवान होने के बाद में बूढ़ा हो गया और बढ़ रहा है। ऐसा आपने देखा है कभी? कभी बूढ़े को बढ़ते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें विभाज्य तक नहीं, एक निश्चित समय तक ही जो है वो टिश्यूज जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद में हम बात करें प्रजनन की, जो अगला लक्षण है। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन भी एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें होता क्या है? कोई भी, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो सभी नश्वर हैं, मॉर्टल हैं, लेकिन फिर भी उनकी जातियां हमें दिखाई देती हैं, उनके वंशज हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि कोई भी जीवधारी जो होता है अपने अस्तित्व के समाप्त होने से पहले अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न करके जाता है, जिससे कि उसकी पीढ़ी या उसकी जाति बरकरार रहती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। मीन्स जनन, कोई भी जीवधारी अपने जैसी संतानें उत्पन्न करने का जो गुण होता है, जो लक्षण होता है, उसे हम जनन कहते हैं। और जनन जो है ये सजीवों का एक अहम लक्षण है। इसी के माध्यम से अगर जनन ना हो तो जितनी भी जीवधारी हों वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगी और उनकी जाति का स्थायित्व जो है वो गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गति, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। जो मूवमेंट होती, गति जो होती है जीवधारियों में पाई जाती है। कुछ पौधे जो होते हैं हमारे, वो मिट्टी में जकड़े रहते हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी को जकड़े रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लंबाई में जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हमारे होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट का मतलब होता है वो पानी में तैरते रहते हैं। वो पानी, कुछ तो सबमर्ज होते हैं, कुछ पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ पानी के अंदर तैरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जैसे जलकुंभी आपने देखा होगा, वो तैरती रहती है। जीवधारी में हमारा पौधा जो होता है वो स्थायी बना रहता है, कुछ तैरने वाले होते हैं, कुछ में मूवमेंट देखी जाती है। लेकिन जितने जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। उसके बाद में हम संवेदनशीलता की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें। देखिए प्रत्येक जीवधारी, वो चाहे पौधा हो और वो चाहे जंतु हो, पौधे में थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम पाई जाती है, लेकिन सेंसिटिविटी पाई जरूर जाती है। आप अच्छे से जानते होंगे, जब टेम्परेचर जो है, जिसको हम संवेदनशीलता कहते हैं, संवेदन जो शीलता होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो वो सेंसिटिविटी ही है, संवेदनशीलता ही है, इसलिए मुरझा जाते हैं, ताकि पानी का जो वाटर लॉस है वो कम हो जाए और जो है पौधे के शरीर में पानी बचा रहे, ज्यादा जल की हानि ना हो। जानवरों में भी सेंसिटिविटी पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हुए हैं,
आपसे बात कर रहे हैं और पीछे से कोई मच्छर आ जाता है तो हमारा माइंड क्या बताता है, जो हमारा कह सकते हैं जो सीएनएस है, सीएनएस क्या बताता है, तुरंत जो है जो पेरिफेरल पीएनएस होता है उसको पीएनएस मैसेज को अचीव करता है कि मच्छर काट रहा है। हमारा सीएनएस क्या करता है, माइंड को ऑर्डर देता है कि पीछे मच्छर काट रहा है। हमारा हाथ क्या करेगा, तुरंत ही जाकर के वहां पर पड़ता है और कैसे पता चला कि मच्छर है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है, मार्कर है ना। ये आप कैसे कह सकते हैं इसको मार्कर है। अगर शुरुआत से ही आपको बताया गया कि ये बेटा पेंसिल है तो आप जैसे ही देखेंगे ये कहेंगे पेंसिल है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं ये कौन सा अक्षर हमने बना के रखा है, ये कौन सा अक्षर हमने बना के रखा है, जरा कमेंट करिए ये कौन सा अक्षर हमने बना के रखा है, क कहते हैं ना इसको। अच्छा आप ये बात बताइए, इसको अगर क कहते हैं तो क्या कहते हैं, क कहते हैं। और इसको कौन सा अक्षर कहेंगे, जिनको मालूम है वो कमेंट करें ये कौन सा अक्षर है। देखिए कुछ लोग इसमें कहेंगे ये तो अक्षर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपके माइंड में इसको कभी फीड ही नहीं किया गया। क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीजें, माइंड किसको पहचानता है, जो हमने पहले देख रखी है या हमको बताया गया है। देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये क है और ये ख है, आप दूसरा अक्षर हमने क के बाद में ख बनाया तो आप जान गए कि ये ख है। लेकिन अगर हम कह दें कि अब ये कौन सा अक्षर है तो जो लोग नहीं जानते वो अब इसको भी नहीं जान पाए होंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो अब ये क्यों जान गए, कुछ लोग जान गए कुछ लोग नहीं जाने, क्योंकि आपने जिन लोगों ने इसको पढ़ रखा है वो जान गए, जिन लोगों ने इसको पढ़ नहीं रखा है उनको नहीं पता है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में वो सारी चीजें होती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को, किसी अपने मित्र को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिन मिले नहीं, तो क्या होता है जब बहुत दिनों के बाद आप मिलते हैं तो चेहरा याद आ जाता है। अब तुरंत माइंड कहता है, जैसे आप उसको देखते हैं माइंड में ये विचार आ जाता है इसको हमने कहीं देखा है, इसको हमने कहीं देखा है। अब नाम नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है, अल्फाबेट वाले नाम माइंड में चल रहे हैं नाम, लेकिन टैली नहीं हो पा रहा है। क्यों, माइंड को तुरंत लग गया कि इसको हम कहीं ना कहीं देखे हैं। फिर धीरे धीरे याद आ जाता है इसको वहां पर हम देखें, क्योंकि माइंड में वो फीड है, बस टैली कराना बाकी है। तो इसी तरह से हम वो सारी चीजें, उन्हीं चीजों को पहचान पाते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर संवेदनशीलता की बात हमने कही, तो जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पीठ पर या पीछे कोई छोटा सा कीड़ा रेंग रहा हो तो हमको पता चल जाएगा कि ये कीड़ा किस साइज का है? जब हमारे पीठ पर कीड़ा रेंग रहा होगा तो ये हमें कौन बताता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है, वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के पास भेज देता है। मस्तिष्क क्या करता है, उसको मिलाता है कि कितना भार है, किस साइज का है, फिर बताता है अगर इस साइज का है, इस भार का है तो ये मच्छर होगा या कीट पतंगा होगा, या इस साइज का है, बड़े साइज का है, या कोई लंबा सा कीट है, लंबा सा कीड़ा है तो सांप हो सकता है, इस तरह का है तो खनखजूरा हो सकता है। ये माइंड मिलाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम आपने सुना होगा। अगर नींद में है आपका हाथ क्या करता है, आग पर पड़ जाता है, झटके के साथ में हाथ क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से जब आप वॉक कर रहे होते हैं और आपका पैर कहां पर पड़ जाता है, कांटे पर पड़ जाता है, आपका पैर तुरंत ही रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि जंतुओं में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा सक्रिय है। अब हम अगला लक्षण देखते हैं जिसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो उत्सर्जन होता है यह जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, औषधियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, बहुत सारी चीजें खा जाते हैं। जो हमारा शरीर नहीं मांगता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये भी खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो क्या करता है, हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। अगर इन चीजों को हम ना भी खाएं, हम नहीं खाएं, सिर्फ चावल रोटी दाल सब्जी यही सब खाएं, तब भी हमारे शरीर में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जहरीले पदार्थ बनते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जहरीले पदार्थ बनते हैं तो हम लोगों की मौत क्यों नहीं हो जाती, हम लोग मर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो लीवर होता है
उन क्या करता है, जहरीले पदार्थों को कन्वर्ट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। समझ रहे इस बात को? तो इसीलिए हम लोगों के शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, बीमार हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं लीवर से संबंधित, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, शरीर का जो रंग होता है बदल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, हमारे शरीर में जो निरर्थक, यहाँ तक कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी ना होकर के निरर्थक होते हैं, तो हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो निरर्थक हैं और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। और जिस प्रक्रम या जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने उत्सर्जी पदार्थों को एक्सक्रीट करते हैं, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य का अगर उत्सर्जी पदार्थ कहा जाए तो यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। वैसे तो हमारे शरीर में अमोनिया का संश्लेषण होता है, हमारे शरीर में किसका संश्लेषण होता है, अमोनिया का संश्लेषण होता है। लेकिन हमारे शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है और अमोनिया अगर हमारे ब्लड में मिल जाता है या हमारे शरीर में अच्छी तरह से मिल जाता है तो वह कंसंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा, जो यूरिया से कई गुना जहरीला होता है। इसीलिए यकृत क्या करता है, यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया अमोनिया की कई गुना अपेक्षा जो है कम जहरीला होता है और हम यूरिन के माध्यम से उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, उनसे भी उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवधारियों के जो लक्षण थे, वो मुख्य लक्षण यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो में आप जीवधारियों के लक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है इसमें जो भी आपके स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं, इनको आपको स्टेप टू स्टेप आगे जो है लेक्चर या अगले जो है लेक्चर में इसी तरह से जब आपको सिस्टम पढ़ाए जाएंगे तो स्टेप टू स्टेप या हर एक सिस्टम के बारे में विधिवत बताया जाएगा। तो इसी तरह जो वीडियो देखने के लिए और यहाँ पर स्टेप टू स्टेप या चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।